टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 13 है ग्राम श्री। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। अब चिल्ड्रन अगर आप कभी गांव में गए हो, असली गांव में, तो आप देखोगे चारों तरफ हरे हरे खेत दिखाई देंगे, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, मतलब हर जगह ग्रीनरी हरियाली आपको दिखाई देगी। तो जब कवि ने सुमित्रा नंदन पंत जी ने जब ये पोयम लिखी है गांव को देख के, तो उन्होंने यही देखा है कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो आंसर कैसे लिखोगे, गांव में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हरियाली का मतलब है ग्रीनरी, चारों तरफ सुंदर हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। आपने देखा होगा जहां पर फ्लावर्स होंगे, जहां ग्रीनरी होंगी, वहां बटरफ्लाईज आएंगी। इसलिए कवि ने, अब ये वाली पूरी लाइन मैंने कहां से कॉपी की है, क्वेश्चन से, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। नेक्स्ट, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। अब कविता में ना जो स्प्रिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बसंत, उसका वर्णन है। भाई देखो, एक मौसम होता है पतझड़, जिसको ऑटम बोला जाता है इंग्लिश में। पतझड़ में क्या होते हैं, सारे प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत आता है हर जगह हरियाली छा जाती है ना, नए नए फूल खिलने लगते हैं, तितलियां आने लगती हैं, बर्ड्स गाना गाने लगती हैं। तो यहाँ पे कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आंसर कैसे लिखोगे, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। अब पतझड़ में सभी पेड़ पौधे अपने पत्तों को त्याग कर देते हैं। देखो इस इमेज में, देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे इस पेड़ पे कोई भी पत्ती नहीं है, क्योंकि ये ऑटम के सीजन के बाद आता है स्प्रिंग, यानी कि बसंत। लेकिन जब बसंत का सीजन आता है ऑटम के बाद, तो वो ही पेड़ जिसपे कोई पत्ती नहीं थी, वो पत्तियों से, फलों से, फूलों से लद जाते हैं। वसंत ऋतु में नए नए फूल आने लगते हैं, पत्ते आने लग जाते हैं, तथा पेड़ों पर फल भी उगने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। अब तुम पूछोगे सर मरकत डिब्बे मतलब, इसका मतलब क्या है। जैसे कोई डब्बा है, उसके अंदर मैं हीरा रख दूं, सोना रख दूं, चांदी रख दूं, पन्ना रख दूं, मतलब तरह तरह के ज्वेलरी रख दूं, तो जब जैसे ही वो बॉक्स खुलेगा तो उसमें से एक चमक निकलेगी ना, अलग अलग आभूषणों की। तो ऐसे ही गांव की हरियाली, फूल, बर्ड्स, पत्तियां और ये जो तितलियां हैं, ये मिलके इतना सुंदर लग रहे हैं कि कवि ने उसको मरकत के डिब्बे जैसा कहा है। जैसा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, देख लो रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे रही हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, गांव में चारों ओर हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ सुंदर हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के फूलों, और जहां फूल होंगे वहां पर रंगीन तितलियां भी मंडरा रही हैं। तो इससे मतलब एक बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी, एक सौंदर्य क्रिएट हो रहा है। इस सौंदर्य के कारण ही गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। गांव को क्या कहा गया है, मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया। नेक्स्ट, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो अरहर पे भी फली आती हैं और सनई पे भी फली आती हैं। जब ये दोनों खेत पास पास में होते हैं तो ये फलियां आपस में टकराती हैं और उनकी आवाज आती है। तो कवि ने ये कहा है, जिस तरह से एक सुंदर स्त्री यानी कि एक लेडी जब अपनी कमर पर ये कमंदनी पहन के चलती है, अगर आपने कभी देखा हो चिल्ड्रन, लेडीज अक्सर शादी में, पार्टीज में इस तरह का, आजकल वैसे शहरों में तो कम पहन रही हैं, लेकिन अभी भी आप गांव में जाओगे तो लेडीज इस तरह की वो पहनेंगी। शायद आपने देखा होगा, तो कमेंट में मुझे बताना कभी देखा है किसी को पहने हुए। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से एक सुंदर स्त्री जब वो कमंदनी पहन के चलती है, तो जो आवाज आती है वो ही सुंदरता इनकी आवाज में आ रही है, अरहर और सनई के खेत में। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जैसे कोई सुंदर स्त्री ने अपनी कमर पर करधनी बांध रखी हो। करधनी क्या है, ये जो चीज है, ये जो ज्वेलरी का बना हुआ है, इसको करधनी कहा है,
और जब वो स्त्री इसको पहन के चलती है तो आवाज आती है। तो ऐसे ही जब ये अरहर की और सरई की जो खेत हैं तो इनकी फलियों की भी आवाज कवि को आती है। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना है आपको इसका और इसका। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को पिक करेंगे। नंबर 1 था हमारा, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो ये बता रहे हैं गंगा के किनारे जो बालू या रेत रहती है उस पे ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, जैसे यहाँ ये पैटर्न दिख रहे हैं आपको तिरछे मुड़े हुए से, ये वाले ये पैटर्न। तो उनको कवि ने कहा है जैसे सांप चलता है तो स्नेक कैसे, स्नेक सीधा तो चलता नहीं है, स्नेक ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे रेंगता है। तो ऐसे ही पैटर्न को उन्होंने कहा है सतरंगी। और सॉरी, सतरंगी का मतलब है जब ऐसे पैटर्न पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो 7 रंगों में वो दिखाई देता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, गंगा किनारे की रेत सांप की तरह लहरदार है। देख लो है सांप की तरह, ऐसे ऐसे सांप चलता है, ऐसे ऐसे ये रेत का पैटर्न है। और वह विविध रंगों वाली है क्योंकि जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से काफी सारे रंग दिखाई देते हैं। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना यार, तो प्लीज मेरे भाई एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। अब इसका मतलब क्या है, इसका हिम आतप का मतलब है सर्दियों के समय में। सुख मतलब जब आप सुखी होते हो, ठीक है, हैप्पी होते हो। अलसाए मतलब लेजी, है ना, जब आपको नींद आती है सोए सोए से। तो ये कह रहा है कि जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में हरियाली छाई रहती है और उसमें धूप जो पड़ती है, तो दोनों ही हरियाली और ये जो धूप है आपस में ऐसे मिल जाते हैं और ऐसे सोए सोए से लगते हैं जैसे ये सो गए हों। तो आंसर देखो, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। अब यहां देखो, ये हरियाली है, ग्रीनरी है चारों तरफ, और ऊपर से क्या आ रहा है, सूरज की किरणें, धूप आ रही है। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हों। और कवि को कैसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे हों। अब एक क्वेश्चन है, इनमें अलंकार पूछ रहा है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो हरे हरे में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्त अलंकार है। हिल हरित ह और ह यानी कि अनुप्रास अलंकार है। तिनकों के तन, पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है। इस कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट, यानी कि जिस गांव की वो बात कर रहा है उसके आसपास गंगा बहती है, गंगा नदी के तट पर स्थित किसी गांव का चित्रण हुआ है। भाव और भाषा की दृष्टि से यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन करो। तो भैया भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से यह कविता हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाली लगी और बहुत ही सहज मतलब सरल है। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा प्रकृति का अत्यंत सुंदर, अब देखो प्रकृति का वर्णन किया है ना, पेड़ों का, पौधों का, तितली का, है सूर्य की किरणों का, तो प्राकृतिक वर्णन हुआ या नहीं हुआ। कविता की भाषा भी बहुत सरल है और मधुर है, और अलंकारों का प्रयोग से कविता और ज्यादा सौंदर्य कविता का बढ़ गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है वहां पूछ रहा है, आप जहां पे भी रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष की सौंदर्यता को बताना है। तो हमने कह दिया भाई मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती है, मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो तो सर्दी भी खूब पड़ती है, गर्मी भी खूब पड़ती है। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियां, अगर आपने चिल्ड्रन कभी नहर देखी है, नदी देखी है, तो इस किनारे पे भी खेत वगैरह होते हैं और इस किनारों पे भी खेते होते हैं। तो कह रहा कि वहां सब्जियों की खेती होती है जिससे हरियाली जो ग्रीनरी और बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर खीरा खाता हूँ, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना ही एक अलग आनंद होता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गांव में चारों तरफ डैश छाई हुई है, क्या छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, या हरियाली छाई हुई है, या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में बस A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।